ठीक है, देखें सबसे पहले बिजनेस साइकिल को समझने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड का पता होना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जॉन मैनार्ड केन्स, ठीक है, किसी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी जो होती है उसको इफेक्ट करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? द टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द जोग्राफिकल विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरेशन में पूरी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को आप परचेज कर रहे हो या जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड आ रही है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सबसे प्राइम एंड प्रिंसिपल फैक्टर होता है किसको इफेक्ट करने के लिए? बिजनेस साइकिल को। किसी भी बिजनेस साइकिल की जो स्टेजेस हैं, ठीक है, उसके लिए सबसे पहला रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? मैक्रो में पढ़ा होगा, एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंट्री का जो टोटल आउटले है या टोटल एक्सपेंडिचर है वो एग्रीगेट डिमांड है? कैसे? क्योंकि सीधी सी बात है, आपने जिसकी डिमांड की होगी उसके ऊपर खर्चा किया होगा। कंट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर भी कौन से? फाइनल नेचर के एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर। और फाइनल एक्सपेंडिचर के समेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब कंट्री के अंदर कितने फाइनल एक्सपेंडिचर पॉसिबल हैं? बताओ भाई। 4। कौन कौन से? कंज्यूमर, जिसको कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब तो सारे बोलेंगे, अरे अरे कचरा बस्ती बस, ठीक है। सी, कंज्यूमर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड, ठीक है, प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो इन दोनों के आगे मैंने प्राइवेट टर्म लगाया था, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहे हैं और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मेरे जेब में 10 रुपए पड़े वो इन्वेस्टमेंट है भाई, सेविंग कर ली उसका मतलब इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना या कैपिटल गुड्स को परचेज करना, ठीक है, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, बिकॉज कैपिटल गुड्स ऑल्सो ए फाइनल गुड्स। तो किसी भी कैपिटल गुड्स को अगर आप परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। इतनी देर से प्राइवेट चल रहा था, तो गवर्नमेंट के भी 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया क्या? कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जितने भी कंजप्शन कर रही है, कंजप्शन लाइक गवर्नमेंट मशीनरी को रन करने के लिए गवर्नमेंट जितना भी पेट्रोल यूज कर रही है, वाटर यूज कर रही है, पेपर्स यूज कर रही है या फिर कोई भी अदर सर्विसेज को यूज कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए एक्सपेंडिचर किए हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 से मिलकर बना हुआ है, गवर्नमेंट कंजप्शन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया क्या? इसके बाद में 4th क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सारे के सारे फैक्टर्स तो एग्रीगेट डिमांड को पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे, ठीक है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। और केवल इंपोर्ट ऐसा फैक्टर है जो एग्रीगेट डिमांड को एडवर्सली या नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, ठीक है। कंट्री के अंदर जितने ज्यादा इंपोर्ट बढ़ेंगे हमारी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही बात है क्या? क्योंकि कंट्री में इंपोर्ट बढ़ने का मतलब यह है कि आपने डोमेस्टिक प्रोडक्टों की जगह नॉन डोमेस्टिक प्रोडक्टों का यूज ज्यादा किया है, तो कंट्री की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अब इसी से याद रखना है
कि जब जब एग्रीगेट डिमांड हाई होगी तो कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। ठीक है, याद रखना, क्या याद रखना है कि कंट्री में एग्रीगेट डिमांड के लेवल हाई चलेंगे तो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और एग्रीगेट डिमांड के लेवल लो चल रहे हैं तो डिप्रेशन आएगा। ठीक है, जिसको आप रिसेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं, इन पांचों या चारों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर प्राइम फैक्टर है जो एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस कर सकता है? देखो, एग्रीगेट डिमांड को यही फैक्टर इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनमें से भी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट रखता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर? देखो, जॉन मेनार्ड किन्स की जो थ्योरी थी ना, वो कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड थी। आपने पढ़ा हो तो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नाम सुना है क्या? ठीक है, क्यों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्यों लिया? कंट्री के अंदर कंजप्शन इजीली चेंज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को जितना कंजप्शन करना है, किसी भी कंज्यूमर को जितना कंजप्शन करना है, वो उतना करके रहता है। कंजप्शन को चेंज करना इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट भी हमेशा अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, और हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा चेंज होने के जो चांसेस है वो किसके हैं? इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो एक कंट्री की एग्रीगेट डिमांड को लो एंड अप करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो कौन होगा? इन्वेस्टमेंट। कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लेवल अगर डाउन होने लग गए तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? डाउन आने लग जाएगी। समझ में आई या नहीं आई? और अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो सीधी सी बात है, कंट्री में डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स ने, जेएमके ने, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स ने एग्रीगेट डिमांड को सबसे पहला और प्राइम फैक्टर माना है किसको इफेक्ट करने का? डिप्रेशन, ट्रेड साइकिल को इफेक्ट करने के लिए। और एग्रीगेट डिमांड को सबसे पहले कौन इफेक्ट करेगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ठीक है, 1929 से 1933 तक चला था। डेट याद है क्या? द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933। ठीक है, उसके लिए जो फंडामेंटल फैक्टर बताया था वो किसको बताया था? एग्रीगेट डिमांड को। और एग्रीगेट डिमांड लो होने का रीजन क्या बताया था? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ 5 फैक्टरों के नाम याद रखने हैं। एग्रीगेट डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्राइस लेवल। ठीक है, इन 5 फैक्टरों के नाम से आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन चल रहा है या प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्राइस ये कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपांशन। ठीक है, और जब एक्सपांशन फर्दर इंक्रीज होना बंद कर दे, मतलब एक्सपेंशन की प्रोसेस अगर स्टॉप हो जाए, तो जहां पर जाकर एक्सपेंशन की प्रोसेस स्टॉप होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। समझ में आ गया क्या? इकोनॉमिक वेरिएबल्स अब आगे की तरफ एक्सपांड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो लेवल क्या बन जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट फॉल है, इनकम फॉल है एंड प्राइस फॉल है, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। शाबाश, सीख गए अब की बार। और जहां पर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस आकर स्टॉप हो जाएगी उसको उसको बोलते हैं रिसेशन या डिप्रेशन। क्योंकि फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है नहीं है, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमी है, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमी को ही अपन क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। समझ में आ गई? अच्छा, डिप्रेशन से जैसे ही वापस एक्सपेंशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बूम। जब इकोनॉमी डिप्रेशन से वापस एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं रिकवरी। नाम याद रहेगा क्या? और जब एग्रीगेट डिमांड, सॉरी, जब एक्सपेंशन की प्रोसेस
प्रॉस्पेरिटी में आ चुकी है, और प्रॉस्पेरिटी किस में कन्वर्ट हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इकोनॉमी या तो एक्सपेंड होती रहेगी या कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, ठीक है। अगर एक्सपेंशन के बाद या प्रॉस्पेरिटी के बाद में वापस इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डिप्रेशन। वो बूम बता रहा था, ये डिप्रेशन बता रहे हैं। इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। नाम याद रहेगा क्या? चलो कोई नहीं, अब थ्योरीज पढ़नी है, वो पढ़ लो, ठीक है। अरे ये बातें इसमें आएंगी, लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। बुक काय को पढ़ा रहा हूं फिर मैं? ये तो जनरल नॉलेज क्लियर करने के लिए, ताकि आगे सोच पाऊं इन चीजों को, ठीक है। देखो यहां पर एक डेट याद रखनी है। यूके के अंदर, यूके इकोनॉमीज वाज गोइंग थ्रू द बूम ड्यूरिंग द 1920s, कि यूके की इकोनॉमी बूम की साइड में कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रही है। कब से? 1920 से, ठीक है। इसके बाद में बिजनेस साइकिल का मीनिंग याद रखना है आपको। क्या लिखा हुआ है? देयर हैव बीन ए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अल्टरनेटिंग विद द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। प्रॉस्पेरिटी एंड डाउनटर्न के बीच का जो पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल, ठीक है। इसके बाद में दीज रेदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी जो मैंने 5 नाम लिखे थे इनको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन से थे? एग्रीगेट डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनकम लेवल और प्राइस लेवल, ठीक है। इसके अलावा भी, ठीक है, अदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। ये कुछ टर्म और हैं जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर रिदमिक फ्लक्चुएशन, रिदमिक फ्लक्चुएशन का मतलब कि कभी नीचे की तरफ आएंगे तो कभी ऊपर की तरफ, तो इस रिदमिक फ्लक्चुएशन को अपन क्या बोलते हैं? दैट इकोनॉमी एक्सपीरियंस ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। इसके बाद में ट्रेड साइकिल की 2 स्टेप्स मानी जाती हैं, एक होती है गुड ट्रेड और एक होता है बैड ट्रेड। गुड ट्रेड किसको बोला गया है? जब इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं तो उसको तो क्या बोलेंगे? गुड ट्रेड। और जब इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? बैड ट्रेड। देखो, गुड ट्रेड करेक्टराइज्ड बाय द राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, ठीक है। लो अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कंट्री के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में अल्टरिंग पीरियड्स, बैड ट्रेड करेक्टराइज्ड बाय द फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बैड ट्रेड किसको बोलेंगे? जब इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल तो फॉल हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है हाई चल रहा है। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज एज मैनिफेस्टेड इन फ्लक्चुएशन इन मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। कंट्री की जीडीपी, जिसको आप प्रोडक्ट से डिनोट करते हो, कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल और कंट्री की नेशनल इनकम, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने की प्रोसेस को ही अपन क्या बोलेंगे? ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब इसकी कितनी फेजेस होती हैं? 4 फेजेस होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहली फेज आती है एक्सपेंशन, ऑल्सो कॉल्ड बूम एंड अपस्विंग, ठीक है। ये अदर नेम याद रखने हैं आपको। प्रॉस्पर एक्सपेंशन तो इजीली याद आ जाएगा। कंट्री के अंदर जब एक्सपांशन आता रहता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बूम पीरियड, ठीक है। और अपस्विंग का मतलब भी एक्सपांशन। दूसरा नाम क्या है? पीक और बूम और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अब देखो, बूम 2 जगह नाम आया है, एक्सपांशन में भी नाम है और पीक के अंदर भी नाम है, तो कंट्रोवर्शियल है ये चीज, ठीक है। बुक के अंदर ही दे रखी है। बूम एक्चुअल में किसका नाम होता है? प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। तो आपको बूम को सबसे पहली प्रायोरिटी बूम किसके लिए देनी है? आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए। आगे बात में, और जब भी कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम काउंसिंग एंड रिसेशन, और इसके बाद में लास्ट क्या दे रखा है? ड्रॉ एंड डिप्रेशन। द ब्रोकन लाइन, देखो जो ट्रेड साइकिल होती है, ट्रेड साइकिल के बीच से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है,
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोकन लाइन। द ब्रोकन लाइन मार्क ट्रेंड एंड रिप्रेजेंट द स्टडी ग्रोथ लाइन और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी व्हेन देयर आर नो बिजनेस साइकिल। मतलब इकोनॉमी के अंदर अगर कोई बिजनेस साइकिल नहीं है, बिजनेस साइकिल होने के लिए इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है, कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सब कुछ किसके, प्राइवेट सेक्टर के पास है, सब कुछ ही। थोड़ी तो कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन दो, सब कुछ ही प्राइवेट के पास है, क्या मतलब है इस? अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने ये सारी बातें पढ़ाई थी। व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड गवर्नड बाय द प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। ठीक है, और एक लास्ट नाम मार्केट इकोनॉमी। ये चार नाम बताए थे मैंने आपको वहां पर। ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट ग्रुप्स। ठीक है, तो उसको अपन कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। और इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल के लिए किसका होना जरूरी है, मार्केट इकोनॉमी का होना जरूरी है या कैपिटलिज्म का होना जरूरी है। अगर कैपिटलिज्म नहीं है तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। तो इसने क्या बोला, आर नो बिजनेस साइकिल। जब इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेडी क्या करती है, ग्रोथ करती है। और उस स्टेडी ग्रोथ को डिनोट करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन या ब्रोकन लाइन। याद रहेगा, देखो कैसी दिखाई देती है, ये आपकी ट्रेड साइकिल है। इस ट्रेड साइकिल के बीच में देखो एक लाइन जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन कब बनती है, जब इकोनॉमी के अंदर कोई बिजनेस साइकिल ना हो। और बिजनेस साइकिल कब नहीं होती है, जब इकोनॉमी कैपिटलिस्ट नेचर की ना हो। और कैपिटलिस्ट नेचर की ना होने का मतलब है इकोनॉमी सोशलिस्ट हो या फिर कमांड इकोनॉमी हो। और कमांड इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या बताया था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, when all the factors of production are owned by the government and central planning authority। ठीक है, all the important decision regarding to what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by the government and central planning authority। और जब सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है तो इकोनॉमी के अंदर कभी भी फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। कंटिन्यूसली इकोनॉमी के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन। समझ में आ गया क्या? तो इकोनॉमी के अंदर इन एब्सेंस ऑफ ट्रेड साइकिल स्टेडी ग्रोथ को डिनोट करने वाली लाइन ब्रोकन लाइन या ट्रेंड लाइन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देख लो इसमें जो ये ट्रेड साइकिल आपको दिखाई दे रही है, इसकी चारों स्टेजेस देखो, यहां से ट्रॉट से स्टार्ट किया है इन्होंने और इसके बाद में क्या आ रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की प्रोसेस जहां पर जाकर रुक जाती है उसको क्या बोलते हैं, पीक पॉइंट। और पीक पॉइंट का दूसरा नाम अभी क्या बताया था मैंने, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड बूम। बूम के बाद में वापस क्या स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन के बाद में फिर से क्या आ जाएगा, ट्रॉट। और इसके बाद में फिर से एक्सपेंशन। समझ में आ गई क्या? जहां पर कैपिटलिज्म का एक पार्ट भी है वहां पर भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो ट्रेड साइकिल का कंसेप्ट है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा और मिक्स्ड इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। अगर कोई इकोनॉमी प्योर सोशलिस्ट है, रिसेंट टाइम पर कोई भी इकोनॉमी प्योर सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, सभी की सभी इकोनॉमिक्स मिक्स्ड नेचर की हैं या फिर कैपिटलिस्ट नेचर की हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पर तो सभी इकोनॉमीज के अंदर आपको ट्रेड साइकिल का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक एक स्टेप्स को पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन कब होता है, इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन को कब कंसीडर करते हैं। तो कुछ फीचर्स याद रखने, अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी एक्सपांड कब करती है, जब कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही हो, इसके बाद में प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स बढ़ रहे हो, इनकम के लेवल्स इंक्रीज हो रहे हो। देखो सीधी सी बात है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर कंट्री में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलेगा मोर प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो एग्रीगेट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन
प्रोडक्शन। और अगर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स को क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट के लेवल इंक्रीज होने लग जाएंगे। और जब सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो कंट्री के अंदर हर इंसान के पास इनकम का लेवल भी बढ़ेगा, तो कंट्री में इनकम लेवल, नेशनल इनकम के लेवल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कंट्री में नेशनल इनकम इंक्रीज होने लगेगी तो सीधी सी बात है लोगों की एबिलिटी टू पे क्या होगी, ज्यादा होगी। और एबिलिटी टू पे ज्यादा होने की वजह से और कंट्री में एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा होने की वजह से प्राइस लेवल भी क्या होने लग जाएंगे, इंक्रीज होने लग जाएंगे। समझ में आ गया क्या? तो ये 5 फैक्टर तो याद रखने ही है। इसके अलावा मैंने छोटे छोटे फैक्टर्स को अंडरलाइन किया, ये याद रखने हैं कि जब एक इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन आएगा तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट इंक्रीज होने का मतलब कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखो मैंने आपको फंडामेंटल टर्म्स बताए हैं, इनको ये अदर नेम से भी डिनोट कर सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ही क्या है, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। दूसरा क्या दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, अगला कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अभी मैंने क्या बताया भाई, सीधी सी बात है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल आउटले। और टोटल आउटले किस पर करोगे, या तो कंज्यूमर गुड्स पर या फिर कैपिटल गुड्स पर। तो कंट्री की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो कंट्री के कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ने लग जाएंगे। फिर इसके बाद में अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो जितनी भी बिजनेस एंटरप्राइज है उनकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर राइजिंग स्टॉक प्राइसेस। राइजिंग स्टॉक प्राइसेस का मतलब अगर कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है ज्यादा इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और अगर इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे तो मार्केट में कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसी को क्या बोल रहा है, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस। अगला क्या दे रखा है, फ्रैंक क्रेडिट। सीधी सी बात है, कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल राइज होगा तो कैपिटल गुड्स या ड्यूरेबल नेचर की गुड्स को परचेज करने के लिए आप ज्यादा बोरोइंग करेंगे, और ज्यादा बोरोइंग करेंगे तो कंट्री के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक्स है उनकी क्रेडिट भी इंक्रीज होगी। यहां पर क्रेडिट टर्म लैंडिंग से लिया गया है। लैंडिंग जानते हैं, कॉमर्शियल बैंकों के 2 फंक्शन होते हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन्स, ठीक है। तो ग्रांटिंग द लोन्स के लिए यहां पर क्या टर्म यूज किया गया है, बैंक क्रेडिट। सीधी सी बात है, कंट्री में एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओगे तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर तो ड्यूरेबल गुड्स भी आती हैं और कैपिटल गुड्स भी आती हैं। और कैपिटल गुड्स को और ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करने के लिए कंज्यूमर्स क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो सीधी सी बात है, कंट्री के अंदर क्रेडिट्स भी बढ़ेंगे। इसके बाद में दिस स्टेट कंटिन्यूअसली टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन। ये बात याद रखनी है, एक्सपेंशन की प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। पानी फेंक रहे, कोई बात नहीं, छत्ता खोल ले यहां पे। अब देख ले, अभी तो यही फेंक रहा है क्या पता पीछे से। देखो छत्ता खोल के बैठ दो, ये अपना दिखा रहा है, वो अपना दिखा रहा है। नहीं सुधरेगा ये देश। देखो, एक्सपेंशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली कब तक चलती रहेगी, 2 बातें याद रखनी है, जब तक कि कंट्री के जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको फुल कैपेसिटी पर यूटिलाइज ना कर लिया जाए और फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज करना पॉसिबल ना हो, ठीक है। तब तक एक्सपेंशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अच्छा आगे देखें, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। 2 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक तो होता है वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये बताओ पहले तो, है? तीन बातें याद रखनी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो, व्हेन पर्सन्स आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। थर्ड नंबर पर, इफ दैट पर्सन एबल टू गेटिंग वर्क देन एम्प्लॉयमेंट, नॉट एबल टू गेटिंग वर्क अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की भी 2 कैटेगरी हैं, वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली। वॉलेंटरली का मतलब जो जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है, काम करना ही नहीं चाहते, अपने में से भी होंगे कुछ एक, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनवॉलेंटरली मतलब काम तो करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट इज
जीरो। मतलब लगभग जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को काम मिल गया, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो चुका है, जीरो। अब केवल वही बच रहे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है। इसके बाद में एंड वट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर आइदर फ्रिक्शनल। याद रखना, एक्सपेंशन की प्रोसेस के अंदर दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का मतलब क्या है कि जब कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब को चेंज करता है तो एक एंटरप्राइज को छोड़कर दूसरे एंटरप्राइज तक मूव करने के बीच में जितने दिन वो अनएम्प्लॉयड रहेगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू चेंज इन चेंज ऑफ जॉब्स, जॉब को चेंज करने से, या फिर और सस्पेंडेड वर्क ड्यू टू द स्ट्राइक्स और ड्यू टू द इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। जब लेबर एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब की तरफ मूव कर रहा है और उसको इम्परफेक्ट मोबिलिटी फेस करनी पड़ती है। इम्परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब कि एक जगह से काम छोड़ने पर तुरंत दूसरी जगह पर काम नहीं मिला, तो जितने दिन तक वो बीच में क्या रहा, अनएम्प्लॉयड रहा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एक्सपेंशन की प्रोसेस के अंदर या तो आपको वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड लोग मिलेंगे या फिर कौन से अनएम्प्लॉयड मिलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। और तीसरा क्या दे रखा है, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कंट्री के स्ट्रक्चर के अंदर तीन पार्ट आते हैं, प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। समझ में आ गई। अगर कंट्री के अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे मान लो दिन पर दिन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर तो लो हो रहा है और प्रोडक्टिव सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर के स्लो डाउन होने की वजह से जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं उनको प्रोडक्टिव यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, ठीक है, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है तो उसको स्ट्रक्चरल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल टीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, प्रेजेंट में टीचिंग स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, कुछ टीचर ऑनलाइन पढ़ा पाते हैं, कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो जो टीचर ऑनलाइन डिजिटल इक्विपमेंट के साथ टीचिंग स्किल्स को सीख नहीं पाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। तो टीचिंग स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है वो क्या है, स्ट्रक्चरल। तो दो तीन चीजें याद रखेंगे, जब इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी या एक्सपेंशन होगा तो तीन तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं। कौन कौन से, एक तो वॉलेंटरली जो काम करना ही नहीं चाहते, या फिर ठीक है फ्रिक्शनल मतलब एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे थे और बीच में उनको दूसरी जॉब नहीं मिली, ठीक है, तो जितने टाइम पीरियड तक रह गए वो फ्रिक्शनल, ठीक है। और कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है वो स्ट्रक्चरल। इसके बाद में आपको याद रखना है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन की प्रोसेस चल रही होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हो रहे होंगे, हाई चल रहे होंगे। और इसके बाद में द ग्रोथ रेट इवेंचुअली शोज डाउन एंड रीचेज इट्स पीक, और जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे, जब प्रोसेस एक्सपेंशन की होगी, आपने देखा होगा, सॉरी आपने नोटिस किया होगा कि प्रेजेंट टाइम पर अमेरिका की जो ग्रोथ रेट चल रही है वो 4% के आसपास है, जबकि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है, 8%। क्यों भाई, अमेरिका की ग्रोथ रेट स्लो चल रही है बजाय इंडिया के, क्यों, वो ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है, अब उसकी ग्रोथ रेट क्या हो चुकी है, स्लो। तो जब इकोनॉमी एक्सपांशन कर रही होगी, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन जैसी प्रोसेस आ रही होगी, तो जब वो पीक के आसपास पहुंचेगी तब उस टाइम पर ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मतलब एक्सपांशन की प्रोसेस इनिशियली तो ग्रोथ रेट क्या रहेगी, हाई, और जैसे जैसे आप पीक के आसपास पहुंचोगे आपकी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, स्लो, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, यहां पर ग्रोथ रेट कैसी आ रही है, अच्छा टोटल प्रोडक्शन वाला डायग्राम पढ़ा था, और यही चीज यहां पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर दैट इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट, ऑन ए सर्टेन पॉइंट इट बिकम ए मैक्सिमम, और आफ्टर दैट, ठीक है, सेम बात यहां पर यही हो रही है। जब इकोनॉमी रिकवरी करना स्टार्ट करेगी, एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेगी, तो स्टार्टिंग में तो एक्सपेंशन की रेट क्या रहेगी, इंक्रीजिंग, मतलब शुरुआत में कंट्री की ग्रोथ रेट क्या रहेगी, बहुत हाई। जैसे इंडिया की इकोनॉमी है,
इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रोथ करना स्टार्ट की है 1991 के बाद में, ठीक है। अभी लगभग 30-35 साल से ही हमारी ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इसलिए हमारी ग्रोथ रेट क्या रही है, हाई, ठीक है। जबकि अमेरिका ग्रोथ क्या हो चुकी है, बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। इसके बाद में अब ग्रोथ रेट जो आएगी वो कौन सी रेट से आएगी, डिमिनिशिंग। तो इकोनॉमी के अंदर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द ग्रोथ रेट इवेंचुअली शोज डाउन एंड रीचेज इट्स पीक। मतलब जब इकोनॉमी पीक के आसपास में होगी तब वहां पर ग्रोथ रेट क्या हो रही होगी, धीरे धीरे कम हो रही होगी, ठीक है। और बाकी अगले पीरियड। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाफ आवर का इंटरवल है, ठीक है। अब क्या टाइम हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं, 17 हो गए, अच्छा 17 हो गए। तो अब कब मिलेंगे, 47 पर, 45 पर मिलेंगे भाई, 11:45 पर।